सो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में NOI अप्रोच। लेकिन आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इसके ऑथर भी श्री डेविड ड्यूरेंड ही है। इन्होंने दूसरे तरह से अब आर्गुमेंट किया है कि नहीं? स्प्लिट पर्सनालिटी लगते हैं मुझे, यानी इधर से भी सोच रहे हैं उधर से भी सोच रहे हैं। ये थियरी का मानना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके पीछे इन्होंने जो अजम्पशन लगाए हैं वो देखिए। अजम्पशन नंबर 1, जिस पे ज्यादा जोर नहीं डालना है, ये सबके लिए कॉमन है, KD इज लेस देन K। दूसरा, KD रिमेन्स कांस्टेंट। KD रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल द लेवल ऑफ डेट इक्विटी मिक्स। तो यानी पहला और दूसरा पॉइंट तो बिल्कुल सेम है। तो नई बात क्या फिर इन्होंने लिखी? जो नई बात है वो पॉइंट नंबर 3 और 4 है। जो नई बात है वो पॉइंट नंबर 3 और 4, उसको अंडरलाइन करना, वो इसका एडिशनल कंट्रीब्यूशन है। इनका कहना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस एज डेट कंटेंट इंक्रीजेस ड्यू टू हायर फाइनेंशियल रिस्क एंड हायर एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स। तो तीसरा अजम्पशन जो है, के इंक्रीजेस। नेट इनकम अप्रोच में क्या लिखा हुआ था? कांस्टेंट। यहां पे क्या लिखा हुआ है? इंक्रीजेस। कारण कि इक्विटी शेयर होल्डर देख रहा है, अरे डेट बढ़ रहा है तो मेरा रिस्क भी बढ़ रहा है, क्योंकि पहले अब कंपनी उसे पे करेगी फिर मुझे पे करेगी। तो ये व्यक्ति चिंतित होने लग गया, पसीने बहने लग गए, आंखों की नींद जाने लग गई। ठीक है, तो ये बोल रहा है कंपनी को कि मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए। अगर आप डेट ज्यादा यूज करोगे, मेरा रिस्क बढ़ रहा है, मैं ज्यादा रिटर्न चाहता हूं। सो के इंक्रीजेस विद द यूज ऑफ मोर डेट। अब के बढ़ना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैसे वैसे डेट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ना चालू हो जाएगा। पहले हमने उसको कांस्टेंट रखा था इस लाइन को, लेकिन अब ये जो के है वो जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वो बढ़ता जाएगा। उनको लगेगा कि फर्म रिस्की हो रही है। जैसा आप जानते हैं, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न, जिसकी रिस्क ज्यादा है वहां पे एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है। तो अब इसको क्यों लग रहा है कि फर्म की रिस्क बढ़ी? क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया। कल हमने बताया था आपको फाइनेंशियल रिस्क, रिस्क ऑफ बिकमिंग कैश इंसॉल्वेंट, अनसर्टेनिटी विल इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज, द फर्म में बिकम इंसॉल्वेंट, द फर्म में बी लिक्विडेटेड। तो फर्म इंसॉल्वेंट या लिक्विडेट हो गए तो घाटा किसको होगा? इक्विटी होल्डर को होगा ना। डिबेंचर होल्डर को तो पहले सारा प्रसाद मिल जाएगा। जो भी एसेट बिकेगा पहले लाइन में आगे कौन खड़ा है? डिबेंचर होल्डर। बाद में जो कुछ बच गया इक्विटी को मिलेगा। तो ये बोलता है मेरा रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाओ। अब देखिए, केडी कांस्टेंट है, के बढ़ रहा है। तो इस थियरी का मानना है कि केडी के बढ़ने डेट के बढ़ने से कुछ फायदे हैं। अगर आप डेट बढ़ाते हो तो फायदा क्या है कि आपका एवरेज घटता है, क्योंकि डेट सस्ता है। पहले सुनो, पहले थोड़ी देर के लिए सुनो कि डेट सिर्फ बढ़ रहा है और कुछ नहीं हुआ। जो पिछले थियरी को याद करो, सिर्फ डेट बढ़ रहा है तो एवरेज घटेगा, अज्यूमिंग कि और कोई फैक्टर चेंज नहीं हुआ। लेकिन इस थियरी का कहना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रहा है, तो इस बार मेरा केओ क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। सर केओ कैसे कांस्टेंट होगा? इनका कहना है कि जो डेट बढ़ाने से जितना आपका एवरेज घटेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बढ़ने से आपका एवरेज उतना ही बढ़ जाएगा। यानी डेट से जो फायदा हुआ वो इक्विटी से कॉम्पनसेट हो गया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गया। मान लो आपके पास बैग में एप्पल और आम है,
तो आपने सोचा एवरेज कॉस्ट घटाना हो तो एप्पल का नंबर्स बढ़ा दो, लेकिन दुकानदार ने एक शर्त रखी है, एप्पल ज्यादा लोगे तो मैं आम का कॉस्ट बढ़ा दूंगा, आम की प्राइस बढ़ा दूंगा। समझे? इस बार शर्त क्या है दुकानदार की, अगर आप एप्पल ज्यादा लोगे इसका मतलब आम कम लो रहे हो, एप्पल से आप ज्यादा लेने से मैं आम की कीमत बढ़ा दूंगा। तो क्या होगा कि जो एप्पल के बढ़ने से जो फायदा हुआ, आम की प्राइस बढ़ने से वो नुकसान हो गया आप। तो इनका कहना इस थ्योरी का कि जो फायदा डेट के बढ़ाने से होता है इट इज कॉम्पनसेटेड बाय राइज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। राइज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल नलीफाई द बेनिफिट ऑफ डेट, बेनिफिट ऑफ यूज ऑफ मोर डेट। तो जो बेनिफिट आपको डेट बढ़ाकर हुआ उतना ही नुकसान कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने से हो गया। एंड देयरफॉर ये जो केओ की लाइन है, ये केडी थी, ये केओ, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये अब कांस्टेंट हो जाएगा। आप तो मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट हैं, वैल्यू ऑफ फर्म का अब क्या होगा बताओ, कांस्टेंट या चेंज? उसके लिए याद करो फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ फर्म इज ईबीआईटी अपॉन केओ। ईबीआईटी कांस्टेंट है, जनरल अजम्पशन, केओ कांस्टेंट है, स्पेशल अजम्पशन, नंबर 4 एयर। कांस्टेंट को कांस्टेंट से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर भी कांस्टेंट आएगा। चाहे कोई भी डेट इक्विटी रेशियो हो, आपको ये दो नंबर ही लिखना है वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए। यानी 0 डेट इक्विटी हो या 50% डेट इक्विटी हो या 90-10 हो, आपका ईबीआईटी भी आप वही लिखने वाले हैं और केओ भी वही लिखने वाले हैं। तो भाई जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो आंसर भी हर बार कांस्टेंट होगा, तो वैल्यू ऑफ द फर्म विल आल्सो बी कांस्टेंट। तो इस थियरी का आधार क्या है? इस थियरी का आधार है कि जब आप डेट ज्यादा यूज करते हो तो इक्विटी शेयर होल्डर को लगता है रिस्क बढ़ गया, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ा देता है। तो डेट के बढ़ने से जो फायदा आपको हुआ वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने से वो नुकसान हो गया। तो डेट के बढ़ने से आपका एवरेज घट रहा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने से आपका एवरेज बढ़ रहा है। तो अभी दोनों आपको दो अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं। डेट आपको नीचे की ओर ले जा रहा है, इक्विटी आपको ऊपर की ओर ले जा रहा है। तो आप एवरेज जो है वो अपनी जगह पे ही है, दोनों बराबर खींच रहे हैं उसको, तो वो हिल ही नहीं रहा है। वो समझ में आया? एप्पल बढ़ा तो दिया आपने अपने बैग में, लेकिन मैंगो का कॉस्ट बढ़ गया, तो आपका एवरेज वापस बराबर। तो ये इस थियरी। तो अब आपका इस थियरी का जो पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा, डज कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर? थियरी बोलती है नो। डज कैपिटल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ द फर्म? नो। डज कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? नो। देन व्हाट इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर? There is no optimum capital structure because all capital structure give you the same value. Every capital structure is same as other capital structure as far as the value of the firm is concerned. So either you say there is no optimum capital structure or each capital structure is same. तो फिर हम क्या करें? वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ानी हो तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ानी हो तो ये थियरी जो है कहती है कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ मत करो। आप एक गलत वेरिएबल टारगेट कर रहे हो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। आप अननेसेसरी ये डेट इक्विटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्यों नहीं? आप थोड़ी एफर्ट्स ज्यादा लो, थोड़ा एफिशिएंट हो जाओ, थोड़ा सेल्स बढ़ाओ, थोड़ा कॉस्ट घटाओ और ईबीआईटी बढ़ाओ। केओ वही रहने वाला है, चाहे कुछ भी कर लो, केओ वही रहने वाला है। तो आपको इन्होंने सजेशन दिया कि आप एक गलत वेरिएबल टारगेट कर रहे हैं फर्म की वैल्यू बढ़ाने के लिए, केओ को, वो नहीं चेंज होने वाला। तो फर्म की वैल्यू बढ़ाना तो अभी ईबीआईटी को आप बढ़ाने पे आप एफर्ट्स डालो, ठीक है।
रॉन्ग वेरिएबल टारगेट मत करो। लेकिन ईबीआईटी को कैसे बढ़ाना उसके ऊपर अब इन्होंने कोई चर्चा नहीं की, वो आपकी बिजनेस एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। और इनका डायग्राम भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो डायग्राम भी आप देखो, जैसे जैसे ये डेट बढ़ता जा रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऐसे बढ़ते जाएगी। आप या तो सीधे स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो या ऐसे कर्व भी ड्रॉ कर सकते हो, और इसको कांस्टेंट रखना है। ये लाइन स्टार्ट कहाँ से होती है? यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर डेट जीरो है। तो जब डेट जीरो है तो के एंड के ओ विल बी इक्वल एट दिस पॉइंट, बिकॉज डेट जीरो है। तो जो भी इक्विटी है वही आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है। लेकिन बाद में के ओ लाइन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। डेट के बढ़ने से जो बेनिफिट मिला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बढ़ने से वो बेनिफिट नलीफाई हो गया। ठीक है, तो नाउ विल कंटिन्यू टुमारो।